दोस्तों, मैं ललिता दहिया स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक नए मुद्दे के साथ मैं आप लोगों के सामने हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो भारतीय पहलवान विरोध कर रहे थे जंतर मंतर पे बैठ के। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके विरोध का कारण क्या है। ध्यान रखिएगा, बेसिकली भारतीय लगभग जो इंटरनेशनल लेवल के पहलवान हैं, लगभग 30 पहलवान धरने पे बैठे थे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ। और साथ ही जो बहुत सारी महिला पहलवान हैं, उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ, जो कि अपने आप में सांसद भी हैं, उनके खिलाफ गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। अभी फिलहाल ये धरना शांत हो चुका है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये विश्वास दिलाया खिलाड़ियों को कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो उनके मुद्दे हैं उन मुद्दों का समाधान निकाला जाएगा। इसी संदर्भ में भारत सरकार की तरफ से एक समिति बनाई गई है और ये समिति इन सब आरोपों की बेसिक तरीके से जांच करेगी। ठीक है, निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी और न केवल यौन उत्पीड़न बल्कि जो वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं या प्रशासनिक अनियमितताएं हुई हैं, उन सब मुद्दों पर यह समिति विचार करेगी। ठीक है, सबसे पहले तो यही मुद्दा है आप लोगों के सामने। लेकिन एक बात याद रखने की है कि हम केवल इस मुद्दे को ही नहीं पढ़ेंगे, हमें यह भी पढ़ना पड़ेगा कि आखिर महिलाओं के सामने खेलों के समक्ष आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी हैं, हम उन चुनौतियों का कैसे समाधान कर सकते हैं, और यदि महिलाओं को खेल में बढ़ोतरी दी जाएगी तो किस तरीके से जो समाज है उसकी दशा और दिशा बदल सकती है, किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण संभव हो सकता है। ठीक है, हम डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुद्दा तो बस इतना है कि भाई आखिर चर्चा क्यों शुरू हुई इस मुद्दे पे, लेकिन हम डिटेल में जाएंगे। हमारा पढ़ने का तरीका भी यही होना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि हम महिलाओं की बात करें दोस्तों, तो महिलाओं को ना दैनिक आधार पर कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो काम है, चाहे वो घर है ना, चाहे वो जहां पे वो काम करती है उसका ऑफिस है, हर जगह उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं चुनौतियों के बीच से एक आवाज आई ना कि भाई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने जब यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया तो अपने आप में यह मुद्दा और ज्यादा गंभीर हो जाता है। और भारतीय महिला पहलवानों में जैसे आप विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, जो ओलंपिक में भी कांस्य पदक लेके आई हैं। यदि हम विनेश फोगाट की बात करें तो कॉमनवेल्थ में ये गोल्ड लेके आई हैं। इसके साथ बहुत सारी अन्य खिलाड़ियों ने जो भाजपा के सांसद हैं और भारतीय कुश्ती महासंघ के क्या है अध्यक्ष, इनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह, इनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ठीक है, ये तो है न्यूज बेसिकली। अब हमारे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो इंपॉर्टेंट हो जाता है भारतीय कुश्ती महासंघ क्या है, इसका गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय कहां है, इसके काम क्या है, ये भी मैं आप लोगों को आज की क्लास में डिटेल से बताने वाली हूं। लेकिन सबसे पहले ना हम इस न्यूज के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर खेलों में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याएं कौन सी हैं। यहां से आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आप कभी ऐसे आ जाए खेल इत्यादि पे तो आप उसमें इन पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और हमको पता भी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी समस्या होती है प्रेशर। किस चीज का प्रेशर? जब एक महिला खिलाड़ी एक पुरुष खिलाड़ी के समकक्ष चलने का साहस दिखाती है ना, तो एक तो उसे पुरुष खिलाड़ी के समान प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है, प्रेशर होता है। साथ ही खेल और पढ़ाई के बीच के समय को वो कैसे मैनेज करे, ये तनाव होता है। और साथ ही महिलाओं को समर्थन का अभाव होता है। सबसे पहली जो बेड़ी होती है ना, वो हमारा परिवार होता है। एक महिला जब खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है तो सबसे बड़ी चुनौती ज्यादातर मामलों में परिवार में देखी जाती है। यदि परिवार सपोर्ट करता भी है तो आपके गांव देहात के लोग या आपका समाज, आपके रिश्तेदार बहुत सारी तरीके के तनाव से झेल के एक महिला खिलाड़ी आगे बढ़ती है और प्रदर्शन करती है। इतनी आसान जर्नी नहीं होती है एक महिला खिलाड़ी की। और यदि वो महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठ के और अंतरराष्ट्रीय लेवल की महिला खिलाड़ी इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रही है तो उन आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित होनी चाहिए। और यदि ये आरोप सत्य पाए जाते हैं
तो कानून के अनुरूप जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत मुसीबतों का सामना करके कोई भी महिला खिलाड़ी आगे आती है और प्रदर्शन करती है। तो सबसे पहला तो यही प्रेशर होता है इनके ऊपर, और हालांकि इस प्रेशर को, इस दबाव को महिलाओं ने तोड़ा है और इन दबाव की परतों को तोड़ के महिलाएं आगे आई हैं। और आज की डेट में आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे, बैडमिंटन में, कुश्ती में, है ना, हर एक फील्ड में, फुटबॉल में, जहां महिलाओं ने बहुत ही बेहतर किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के सामने। दूसरी समस्या हम देखें, लैंगिक वेतन की असमानता है भाई। यदि एथलीटों को जो सबसे बड़ी चुनौती है इसका सामना करना पड़ता है, तो उनके पुरुष समकक्षों को दिए जाने वाले भुगतान का आधा या उससे कम भुगतान किया जाता है। देखो, सबकी कैपेसिटी, क्षमता समान है, सब उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, उसी लेवल पे खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी भुगतान में आपको अंतर देखने को मिलेगा एक महिला खिलाड़ी और एक पुरुष खिलाड़ी के बीच में। यह भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हमें इस चुनौती को भी, या सरकार को इस चुनौती पे भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित हो खेलों में आने के लिए। यदि हम अगली चुनौती की बात करें तो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है महिलाओं को ना, उपभोग की वस्तु के तौर पे प्रदर्शित किया जाता है। चाहे हम प्रशिक्षकों की बात करें, जो उनके ट्रेनर्स होते हैं, या जो टिप्पणीकार होते हैं, जो वेले लोग होते हैं, बॉडी शेमिंग का सामना किसको करना पड़ता है? ज्यादा महिलाओं को करना पड़ता है। पुरुषों को तो कोई बॉडी शेमिंग, बहुत कम ऐसे केस देखे होंगे जहां पे पुरुषों की बॉडी शेमिंग होती है, लेकिन महिलाओं को बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही दर्शक भी बैठे हैं। महिलाओं को पुरुषों की खुशी के लिए खुद को प्रदर्शित करने वाली वस्तु के रूप में देखा जाता है, ना कि उसकी क्षमता और उसकी प्रतिभा की संस्थाओं के रूप में। ये जो ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है ना महिलाओं को, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के सामने, जो हम देख सकते हैं। ठीक है, अगली चुनौती ये है। इसके अलावा अगली चुनौती है सुविधाओं तक पहुंच का अभाव। यदि हम बेसिक चुनौती की बात करें, महिलाएं अपने घरों के पास पर्याप्त खेल सुविधाओं तक पहुंच की कमी के कारण, भाई उसके घर के पास तो ये सुविधाएं होती नहीं है, तो लड़कियों के लिए खेलों में शामिल होना अधिक कठिन हो जाता है। क्यों अधिक कठिन हो जाता है? सुरक्षा और परिवहन, ये दो बड़े मुद्दे हैं। भाई लड़की के घर के आसपास सुविधाएं हैं नहीं, या फिर जहां पे वो रहती है वहां सुविधाएं हैं नहीं, उसे दूसरी जगह जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, तो परिवहन संबंधी मुद्दे आ जाते हैं। इतनी दूर लड़की जाके ट्रेनिंग करेगी, और साथ ही सुरक्षा संबंधी मुद्दे आते हैं। समाज के ठेकेदार पहले ही, आपने अक्सर ना गांव में ना एक मानसिकता देखी होगी कि लड़की बड़ी हो गई शादी कर दो। भाई आजकल जमाना बहुत खराब है, यानी इस जमाने खराब का प्रतिफल भी लड़की को ही भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं समाज की मेंटेलिटी को कितना लेवल तक सुधारने की जरूरत है अभी। तो इन सब जो बाधाएं हैं, इन सब बाधाओं को एक लड़की फेस करती है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो सुविधाओं तक पहुंच का अभाव है, इसके कारण सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं, परिवहन संबंधी मुद्दे हैं। कई लड़कियों के लिए विशेष रूप से घने शहरी वातावरण में असुरक्षित पड़ोस के माध्यम से सुविधाओं की यात्रा करना, बस में, ट्रेन में, और हर जगह बहुत सारे केसेस आप देखते हो जिसके तहत हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि महिलाओं की यात्राएं बहुत ज्यादा सुरक्षित तो नहीं होती हैं। तो इस तरीके की चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है, या मीलों दूर एक अच्छी सुविधा प्राप्त करने के लिए साधन की कमी होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी है इनके पास। तो ये सारी कमियां आप यदि एक महिला के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो ये सारी कमियां आपको दिखेंगी। और फिर भी इन बेड़ियों को तोड़ते हुए, इन कमियों से पार पाते हुए यदि कोई महिला अच्छा प्रदर्शन कर रही है राष्ट्रीय खेलों में, अंतरराष्ट्रीय खेलों में, बहुत आसान काम नहीं है उस महिला के संघर्षों को आपने शायद नहीं देखा होगा, इसलिए हम बहुत आराम से किसी के ऊपर भी टिप्पणी कर देते हैं। बहुत संघर्ष करके एक महिला यहां तक पहुंचती है। अगली कमी यदि हम देखें, जैसे हम इसकी बात करें ना, परिवहन, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। मणिपुर ना पावर हाउस है खेलों का। 48% महिला एथलीट अभ्यास सुविधा तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करती हैं अभ्यास के लिए, यानी ट्रेनिंग के लिए डेली उन्हें क्या करना पड़ता है? 10 किलोमीटर से अधिक यात्रा करनी पड़ती है। इसके साथ ही अगली हम चुनौती देखें, सामाजिक कलंक। खेलों में लड़कियों को बदमाशी,
सामाजिक अलगाव और नकारात्मक प्रदर्शन मूल्यांकन का अनुभव हो सकता है। एक सामाजिक कलंक के तौर पे भी देखा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा खेलों में आप अपनी लड़कियों को डाल रहे हो, वो तो बहुत असुरक्षित हैं, बहुत अनसिक्योर हैं, है ना। तो इस तरीके की चुनौतियों का सामना भी महिलाओं को करना पड़ता है। जैसे अभी विनेश फोगाट ने एक टिप्पणी की कि जब मैं ओलंपिक्स में अच्छा नहीं कर पाई तो अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि भाई ये तो खोटा सिक्का है। तो इस तरीके की चुनौतियों से महिलाओं को हमेशा सामना करना पड़ता है, इस तरीके की चुनौतियों का। तो इस सामाजिक कलंक को भी मिटाने की जरूरत है। महिलाओं को खेलों में बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देने की जरूरत है, और ये प्रोत्साहन सरकारें अपनी नीतियों को सरल बना के, अपनी नीतियों को पारदर्शी बना के कर सकती हैं। और साथ ही परिवार और समाज का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी महिला को किसी भी फील्ड में आगे जाने के लिए। इसके साथ ही यदि हम बात करें मानसिक स्वास्थ्य की, तो एक रिपोर्ट ये कहती है, जैसे एलीट एथलीट टूलकिट में आईओसी मानसिक स्वास्थ्य के अनुसार महिला एथलीटों में ना चिंता और अवसाद अधिक आम है। महिलाएं ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य का भी सामना करती है, यानी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बात की जानी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करें गुणवत्ता का प्रशिक्षण हो या बुनियादी ढांचे हो, उसमें भी असमानता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरुष हैं, उनको गुणवत्ता प्रशिक्षण ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जबकि महिलाओं को कम, क्योंकि परिवहन करने से पहले महिला को या उसके परिवार को 100 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन पुरुष एथलीट तो बहुत आसानी से जा सकता है, बहुत ही सुरक्षित वातावरण में, बहुत ही सुरक्षा के साथ, है ना। तो इसलिए पुरुष हमेशा आगे रहते हैं महिलाओं की तुलना में। यदि हम देखें बजटिंग की भी बात करें ना दोस्तों, ये भी हमें देखना है कि खेलों में महिलाओं के लिए ना अपर्याप्त बजट आवंटित होता है। सभी खेलों में बजट में कटौती की जा रही है, विशेषकर महिलाओं के लिए, जिसके कारण बुनियादी ढांचा खराब है। यानी ये सारी हमें चुनौतियां दिखी। यदि इनके हम समाधानों की बात करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कीजिएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बताई थी, आंसर लिखने का एक तरीका, कि जब भी हम चुनौतियों की बात करते हैं या कमियों की बात करते हैं, तो जो कमियां हैं अगर उनमें सुधार कर देंगे तो वो समाधान हो जाएंगे। तो क्या क्या सुधार हो सकते हैं भाई? बजट आवंटन बेहतर तरीके से किया जाए महिलाओं के लिए, बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए, है ना। राज्य सरकार या जो केंद्र सरकार है विशेष प्रोत्साहन दे अच्छा करने वाले खिलाड़ियों को। समाज में एक जन जागृति की जरूरत है, जो सिविल सोसाइटी है वो आगे आए। महिलाएं यदि अच्छा कर रही हैं खेलों में तो उनके ऊपर टोंट ना कसे जाएं, बल्कि उनको प्रोत्साहित किया जाए आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो इस तरीके की जो चुनौतियां हैं, यदि हम उनका समाधान कर देंगे तो कहीं ना कहीं खेल वातावरण पुरुषों के साथ साथ ही महिलाओं के लिए भी बेहतर बन पाएगा। और इस तरीके के जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगते हैं, इस तरीके की चुनौतियों का तो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से जांच करने की जरूरत है। और यदि सत्य पाया जाता है तो बहुत कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि आगे अन्य महिलाओं को इस तरीके की चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके साथ ही यदि हम और एक कमी बता दें तो सकारात्मक रोल मॉडल की कमी आपको दिखती है खिलाड़ियों के स्तर पे। आज की लड़कियों पर ना बाहरी सुंदरता की छवियों की बमबारी की जाती है, ना कि आत्मविश्वासी और मजबूत महिला एथलेटिक रोल मॉडल्स। आपको मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे ना आजकल, तो फिर भी एथलीट्स को भी एडवर्टाइजमेंट मिलने लग गए। ज्यादातर आपको बॉलीवुड की हीरोइंस मिलेंगी, वो भी गलत नहीं है, उनका अपना विशेषज्ञता है, उनका अपना क्षेत्र है, हम उनकी भी आलोचना नहीं कर सकते। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कर रही हैं अपने सशक्तिकरण के लिए, तो हमें उसका सपोर्ट करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो खेल के आधार पे जो महिलाएं अपना नाम बनाती हैं, हमें उनको भी रोल मॉडल के तौर पे अपनाना चाहिए, है ना। तो एक ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही हमें ये ध्यान रखना है, हमने देख लिया दोस्तों कि आखिर क्या क्या चुनौतियां हैं महिलाओं के सामने, है ना। हमने ये सारी चीजें देखी कि आखिर क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के समाधान कैसे हो सकते हैं। और अगला पॉइंट हमें ये देखने की जरूरत है कि आखिर ये समाधान क्यों जरूरी है, यानी महिलाओं को खेलों में प्रोत्साहित करने की जरूरत क्यों है। तो ध्यान रखना, सबसे पहली जरूरत इसलिए ताकि वो टीम वर्क सीख सकें, नेतृत्व क्षमता सीख सकें,
आत्मविश्वास जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल सीखती हैं। यदि महिलाएं खेलों में भागीदारी करती हैं शुरुआती दौर से, तो वो टीम वर्क सीखती हैं, वो नेतृत्व सीखती हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास आता है और इन माध्यमों से महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके साथ ही उनकी आत्म छवि बढ़ती है, एक तरीके से वो काफी अच्छा करने की दिशा में बढ़ती हैं जीवन में। साथ ही ये लड़कियों की भागीदारी पारिवारिक संतुष्टि के उच्च स्तर से संबंधित है। उनको परिवार में रिस्पेक्ट मिलती है, उनको समाज में रिस्पेक्ट मिलती है यदि वो अच्छा करती हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्र के स्तर पे उनकी उपलब्धियों की गणना की जाती है ना, राष्ट्र का नाम ऊंचा करती हैं और इससे कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत सारी लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो समाज में। इसके साथ ही क्यों आवश्यकता है? लंबे समय में बीमारियों की संभावना कम। यदि लड़की शुरुआती दौर से ही एथलेटिक्स में, खेलों में अच्छा कर रही हैं, तो लंबे समय में बीमारियों की संभावना भी कम होती है। यानी एक महिला के हेल्थ से भी हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए जरूरत है महिलाओं को खेलों में प्रोत्साहित करने की। अब यदि हम खेलों में यौन उत्पीड़न का नैतिक पहलू देखें, तो नैतिक पहलू क्या है भाई? एक तो संघ में विश्वास की कमी। यदि यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दे आते रहेंगे तो संघों में विश्वास की कमी होगी, लड़कियों की भी और परिवारों की भी। परिवार भी आगे नहीं भेजेंगे अपनी लड़कियों को कुछ अच्छा करने के लिए, और यदि परिवार भेज भी देंगे तो समाज बैठा है फिर आलोचना करने के लिए। तो इसलिए यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दों का जड़ से खात्मा करने की जरूरत है खेल जैसे संस्थाओं में। हर संस्था में करने की जरूरत है वैसे तो, खात्मा किसी भी क्षेत्र में यौन उत्पीड़न बर्दाश्त योग्य नहीं है ना, तो उसका एक आधार खेल भी है। यदि हम बात करें भागीदारी में कमी होती है इससे, कि भाई यदि यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं होंगी, परिवार है, समाज है, तो भागीदारी में कमी होगी कहीं ना कहीं। तो जो समानता का स्तर है लड़की और लड़कों के बीच में, उसको हासिल नहीं किया जा सकेगा, और कहीं ना कहीं अपराधी की ओर से सहानुभूति और नैतिकता की कमी को भी दर्शाता है। इन बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है कि यौन उत्पीड़न के अपने नैतिक पहलू हैं और इस समस्या का समाधान किए जाने की जरूरत है। अभी यदि हम कुछ सकारात्मक उदाहरण भी देख सकते हैं अपने खेल के, जिनसे सीख लेने की जरूरत है। जैसे हम एथलेटिक्स महासंघ के उपाध्यक्ष के तौर पे देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। ये इनके उपाध्यक्ष के स्तर पे हैं, मतलब उपाध्यक्ष के तौर पे काम कर रही हैं। यदि हम IOA की बात करें, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो PT उषा को इसकी कमान दी गई है। तो कहीं ना ये करना भी जरूरी है। जो हमारे अलग अलग संघ हैं अलग अलग खेलों के, उनकी अध्यक्ष महिलाओं को भी बनाया जा सकता है, ताकि महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पे बारीकी से चिंतन किया जा सके और जो महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां होती हैं उनका समाधान बेहतर तरीके से किया जा सके, है ना। ध्यान रखिएगा, ये कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल हैं। यदि हम दोस्तों कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन यही कहता है, यूनेस्को भी कहता है शारीरिक शिक्षा, शारीरिक गतिविधि और खेल का अंतरराष्ट्रीय चार्टर है एक। ध्यान रखना, यूनेस्को का एक अंतरराष्ट्रीय चार्टर है, इस अंतरराष्ट्रीय चार्टर का नाम है शारीरिक शिक्षा, शारीरिक गतिविधि और खेल का अंतरराष्ट्रीय चार्टर। यह पुष्टि करता है कि चाहे खेल हो चाहे शारीरिक शिक्षा हो, इन सब के समान अवसर हैं। चाहे मनोरंजन है, चाहे स्वास्थ्य संवर्धन है, चाहे अलग अलग उद्देश्य हैं, उनके लिए प्रदर्शन हर लड़की और हर महिला का अधिकार है, जिसे सक्रिय तौर पे लागू किया जाना चाहिए। और इन अधिकारों के बीच में जो जो चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों का समाधान बहुत ही सक्रिय तौर पे किए जाने की जरूरत है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यदि हमें ये जानना ही है, ध्यान रखना दोस्तों, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में रेसलिंग की गवर्निंग बॉडी है, पहली बात। दूसरी बात, 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। तीसरी बात, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। दे देगा, इसका मुख्यालय बंबई में है, ध्यान रखना नई दिल्ली में है। ये क्या करता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? रेसलिंग से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं अलग अलग क्षेत्र में, जैसे ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताएं होती हैं अलग अलग राज्य की, विश्व कुश्ती प्रतियोगिताओं के लिए को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। तो
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। बेसिक चीजें पीटी में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने इस न्यूज के ऊपर बहुत ही बारीकी से चर्चा की। न्यूज तो हमने जान ली थी कि आखिर भाई क्या कारण था, और बेसिकली उस पर एक समिति बना दी गई है, तो विरोध तो शांत हो गया है। लेकिन क्या क्या समस्याएं हैं जो महिलाओं के सामने आती हैं, उन समस्याओं को हमने डिटेल से समझा, उन समस्याओं के समाधानों को हमने देखा, जो कि मैंने आपको बोला है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे ना क्या होता है, आप अगर क्लास को सुनते हो और उसका उत्तर देते हो ना, इससे हमारा भी मोटिवेशन हाई रहता है पढ़ाने का, और कहीं ना कहीं आपको भी लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होगा, क्योंकि आप सोचते हैं चीजों को, है ना, सोच के आप लिखते हैं, तो आपका भी बौद्धिक विकास होता है इस तरीके की प्रक्रियाओं से। इसके साथ ही हमने देखा दोस्तों कि क्यों जरूरी है महिलाओं को खेल में आगे बढ़ाना, और यौन उत्पीड़न का नैतिक पहलू क्या है, कुछ सकारात्मक उदाहरण क्या है वर्तमान में हमारे खेल के, और कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक महिला का अधिकार है कि समान अवसर उसे मिले, और इन समान अवसरों के सामने जो भी चुनौतियां हैं उनका समाधान सरकार को, नागरिकों को, सिविल सोसाइटी को, सबको मिलके करना पड़ेगा, है ना। एक सुरक्षित माहौल, एक सुरक्षित वातावरण महिलाओं को भी देना पड़ेगा, ताकि वो भी समानता के आधार पर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें और राज्य के साथ देश का भी नाम रोशन करें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के मुद्दों को सुनने के लिए मुझसे जुड़िए। दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।